नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट रूम में आप सभी का स्वागत है। हम पॉलिटी को लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है हम उसको ही कवर कर रहे हैं। इसके लिए आपको सिक्स्थ एडिशन या सेवन्थ एडिशन की बुक होनी चाहिए और साथ में रख के बस मेरी वॉइस सुनते जाइए और समझते जाइए। मैं गारंटी देता हूँ, इसके सिवाय आपको कहीं और लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपके सारे एग्ज़ाम को कवर अप कर दिया जाएगा। ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। हमने पहले वाले वीडियोज़ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर अप किए हैं। इस वीडियोज़ में हम कवर करने जा रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और उसके फीचर, एक्ट ऑफ 1786 और उसके फीचर। उसके बाद हम कवर करेंगे चार्टर एक्ट 1793 और उसके बाद हम कवर अप करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833। उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं हम इसी वीडियोज़ में कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ को समझने के लिए हम एकदम मूवी की सीन की तरह एक-एक करके समझते हैं, जिससे हमारा जो समझने की और मेमोराइज़ेशन की पावर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह हमें समझ में आ जाए। तो आइए हम बिना टाइम को वेस्ट किए अपने कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं पिट्स एक्ट 1784। इमेजिन कीजिए जिसमें गाड़ी के 2 ड्राइवर बना दिए गए हों। नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश पीएम विलियम पिट्स द यंगर। ये एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट का अपग्रेडेड वर्जन। इससे पहले है जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था उसका ही अपग्रेडेड वर्जन ये था, जो ब्रिटिश के पीएम विलियम पिट्स के नाम से पड़ा था, पिट्स एक्ट इन 1784। अब इसके कुछ फीचर को समझते हैं, जैसे पॉलिटिकल और कमर्शियल पावर का सेपरेशन हो गया है। सबसे पहले काम क्या हुआ, कंपनी के कमर्शियल फीचर जिसे बिजनेस और पॉलिटिकल फंक्शन गवर्नेंस के बीच में एकदम क्लियर लाइन खींच दी गई कि कंपनी को कमर्शियल का काम ये होगा और पॉलिटिकल फंक्शन के बीच में एक लाइन खींच दी गई है। और बिजनेस वाला काम करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी का बोर्ड। बिजनेस वाला काम कौन करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बिजनेस से डायरेक्टर याद रखिएगा। और राजनीति वाला काम संभालेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो पॉलिटी क्या करता है, पॉलिटिकल पावर क्या करती है, कंट्रोल करती है, तो इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं पॉलिटिकल। राजनीति वाला काम संभालेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, बिजनेस संभालेगा। तो दोनों को अलग अलग काम डिवाइड कर दिया गया। इसका पहला फीचर है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 का। भाई ये एक तरह का कह सकते हो कंपनी शॉप चलाएगी और ब्रिटिश सरकार चलाएगी, ये बिल्कुल वैसे ही है। अब दूसरा फीचर को हम पढ़ते हैं, दो सिस्टम, वन कंपनी एंड टू बॉस। मतलब एक कंपनी के दो दो बॉस हो जाएंगे, आप ऐसे ही कुछ समझो। इट्स एक्ट, ये एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ द डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट क्या होता है, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर क्या करेंगे, कंपनी संभालेंगे, कमर्शियल डिसीजन लेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, पॉलिटिकल लीगल पॉलिटिकल पावर देखेगा, चाहे सिविल हो चाहे मिलिट्री डिसीजन हो, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में रहेगा। एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल में थे 6 मेंबर इंक्लूडिंग 2 कैबिनेट मिनिस्टर फ्रॉम ब्रिटेन। इसमें 6 मेंबर थे जो कि 2 मेंबर थे कैबिनेट ब्रिटेन के। उनका नाम था इंडिया के राजनीतिक मामले संभालना। उनका काम जो था इंडिया के राजनीतिक मामले संभालना, पॉलिसीज देना, सुपरविजन करना, इनका वही सब काम था। अब फीचर 3 को समझते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल। इस एक्ट ने क्लियरली बोला, अब से इंडिया में जो भी राज्य है वो कंपनी का नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पोजीशन होगा। मतलब अब जो कंपनी का है कंपनी का नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट का होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। मतलब पहली बार इंडिया के टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया बोला गया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट इन कंपनी ब्रिटिश जो पार्लियामेंट ने कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर में फुल कंट्रोल ले लिया कि अभी से मैं पूरा पॉलिटिकल में संभालूंगा। और जो जिसे दो डिवाइड किया गया था, तो एक था कि पूरा कंपनी संभालेगा, एक था सरकार संभालेगी। तो जो पार्लियामेंट थी वो पूरा पॉलिटिकल जो अफेयर थी यहाँ पे कंट्रोल कर रही थी। एक जबरदस्त एनालॉजी समझने के लिए, आप सोचो एक घर है, पापा ने बेटे को बोला तुम किराना शॉप संभालना, दैट इज कमर्शियल, लेकिन घर का डिसीजन कौन लेगा, मतलब पापा लेंगे, दैट्स पॉलिटिकल। बेटा शॉप चलाएगा लेकिन घर का जो रूल्स पापा ही बनाएंगे। बस ऐसे ही कुछ एकदम कहानी की तरह समझो। बस भाई, ये हुआ पिट्स इंडिया एक्ट। कंपनी शॉप चलाएगी और ब्रिटेन जो है वो राज चलाएगी, राज करेगी। इस एक्ट के दो बड़े सिग्निफिकेंस हुए। पहली बार इंडिया को ऑफिशियली ब्रिटिश पोजीशंस कहा गया। इससे पहले वो कंपनी करती थी, लेकिन अभी इसी एक्ट ने बोला गया कि ये ब्रिटिश
पोजीशन कहा गया। मतलब इंडिया में अब एक कॉलोनी बन गया है। सिर्फ बिजनेस के जरिए नहीं था, अभी तो कॉलोनी बन गया। और दूसरा क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर फुल राजनीतिक कंट्रोल कर लिया, मतलब पॉलिटिकल खुद, मतलब पूरा कंट्रोल कर लिया। और पहले क्या था, ब्रिटिश पोजीशंस आ गया था। अब दूसरा एक्ट को समझते हैं, एक्ट ऑफ 1786। जब कॉर्नवालिस ने बोला मुझे पावर चाहिए वरना बाय। कॉर्नवालिस एक आदमी है, समझ लो। उसने क्या बोला कि भाई मुझे पावर चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। कौन सा काम नहीं करूंगा, आगे बात करते हैं। और इसी के जरिए एक्ट ऑफ 1786 आया था। तो बैकग्राउंड क्या था, बंगाल की गद्दी और पावर का हंगामा। हुआ क्या था 1786 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जा रहा था। लेकिन भाई ने बोला मैं तभी एक्सेप्ट करूंगा अगर दो डिमांड मेरी पूरी हो जाए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जो कि 1786 में आए और बोले कि मैं पावर तभी लूंगा जब मेरी दो डिमांड पूरी होगी। वो क्या डिमांड थी, चलिए हम इसको देखते हैं। दो कंडीशन, जिस एक्ट, इसकी वजह से तो एक्ट आया गया, एक्ट 1786। कॉर्नवालिस ने दो शर्तें जिन्होंने बनाया एक्ट ऑफ 1786। पहला डिमांड क्या था, काउंसिल की बात नहीं माननी पड़ेगी हमेशा। जरूरी नहीं है, जो काउंसिल काउंसिल मतलब जो उसको एडवाइस करता था गवर्नर जनरल को, उसकी बात जरूरी नहीं है कि हमेशा मानो। पहले क्या था, गवर्नर जनरल के साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, चार मेंबर होते थे। गवर्नर जनरल मेजोरिटी ओपिनियन के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब जो मेजोरिटी लोग थे, मेजोरिटी मतलब यहाँ पे तीन लोग, चार में से तीन लोग जो बोलेंगे, तीन लोग वही सब होगा। लेकिन कॉर्नवालिस ने क्या बोला, मुझे पावर चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकूं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि मेजॉरिटी का पावर ही चाहिए, मैं इसको ओवरराइड भी कर सकता हूँ। मतलब क्या हुआ, काउंसिल कुछ भी कहे, पर अगर मैं चाहूँ तो उनकी ना सुनूं। ये डिमांड स्पेशल पावर वाली थी, एक तरीका का वीटो पावर हो गया था। और दूसरा डिमांड क्या था, एक आदमी दो कुर्सी, राज्य भी और सेना भी है। कॉर्नवालिस ने बोला मैं गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ भी बनना चाहता हूँ, मतलब आर्मी भी संभालेगा और पॉलिटिकल अफेयर भी संभालेगा। एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी उसके पास हो और मिलिट्री अथॉरिटी भी इसी के पास हो। ये भाई ने बोला वन मैन आर्मी टाइप सिस्टम चाहिए, जिसमें कोई कंफ्यूजिंग ना हो। एक्ट ऑफ 1786 का मेन काम क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला ओके भाई, तू गवर्नर जनरल बन जा, हम तेरी दोनों डिमांड अप्रूव कर देते हैं। और उसी के लिए एक शॉर्ट एंड स्पेशल एक्ट ऑफ 1786 पास हो गया। तो इसकी हाईलाइट क्या हो गया, फीचर क्या थे, ओवरराइड पावर मिल गया गवर्नर जनरल को, स्पेशल केस में अपनी काउंसिल को ओवरराइड कर सकता था। डुअल रोल मिल गया, गवर्नर जनरल को एक कमांडर इन चीफ भी बन गया था। क्या इंपॉर्टेंस था इस एक्ट पे, इससे गवर्नर जनरल की अथॉरिटी बहुत स्ट्रांग हो गया, वो काउंसिल से भी ऊपर चला गया। मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों कंट्रोल एक ही आदमी के पास आ गया है। इससे डिसीजन मेकिंग फास्ट और सेंट्रलाइज हो गया। कॉर्नवाल्स के रूल्स ने आगे चल के ब्रिटिश लीगल पॉलिसी सिविल सर्विस सिस्टम्स का बेस बनाया, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। अब एपिसोड 6 में जाते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1786। कंपनी को 20 साल की और छूट मिल गई। हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। कंपनी को 20 साल की और छूट मिल गई, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। बैकग्राउंड को समझते हैं, 1784 से 1793 तक क्या चल रहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बन के फुल पावर ले लिया, ठीक है, एक्ट ऑफ 1786 के थ्रू। पिट्स एक्ट 1784 ने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बना दिया था। कंपनी का राज चल रहा था, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट हर 20 साल में रिव्यू करता था, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने या छुट्टी दे दें इसको। तो 1793 में आया एक नया चार्टर, जिसे पुराने काम को कंटिन्यू किया गया और साथ में ही कुछ नए चेंज भी आए। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 क्या, एक नजरिया पहले पढ़ते हैं। फीचर वन, लॉर्ड कार्निवल्स वाली पावर सबको मिल गई। अब सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास जो स्पेशल पावर थी, वो काउंसिल को डिसीजन को ओवरराइड कर सकता था। अब इस एक्ट ने बोला आगे से जो भी गवर्नर जनरल या गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी होगा, उसके पास ही ये पावर होगा। मतलब कि ये सिर्फ जो कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, बोला भाई सुन, अब तेरी पोस्ट पे जो भी आएगा उसके पास ये पावर रहेगी ही रहेगी परमानेंट।
मतलब गवर्नर जनरल बिकम मोर पावरफुल ऑफिशियली। सब फ्यूचर वाले भी अब बॉस बन जाएंगे। और फीचर टू को समझते हैं। बॉम्बे और मद्रास और ज़्यादा कंट्रोल में आ गए। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावर दे दिया और बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी करो। पहले भी गवर्नर जनरल का कंट्रोल था, पर अब उसका इंटरफेरेंस और इंस्ट्रक्शन लीगली इन्फोर्सेबल हो गया। मतलब पहले भी तो कंट्रोल ही करता था, बट अब तो लीगली हो गया ना, अब तो कानून के थ्रू हो गया। ये स्टेप सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ एक और कदम था। फीचर थ्री क्या कहता है? कंपनी के ट्रेड मोनोपोली 20 साल और एक्सटेंड। सबसे बड़ी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में ट्रेड मोनोपोली था। मतलब कोई और अंग्रेजी फर्म इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकता था। इस एक्ट ने बोला ठीक है, 20 साल और कंपनी को बिजनेस करने दो इंडिया में फुल मोनोपोली के साथ में। भाई कंपनी के लिए तो ये तो जैकपॉट था। फीचर फोर को समझते हैं। कमांडर इन चीफ काउंसिल का मेंबर सिर्फ जब अपॉइंट किया जाएगा। अब तक क्या होता था? कमांडर इन चीफ कभी कभी ऑटोमेटिकली गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर बन जाता था। इस एक्ट ने क्लियरिटी दी। वो तभी मेंबर बनेगा अगर स्पेसिफिकली अपॉइंट किया गया हो। मतलब अब पहले वैसा डायरेक्टली नहीं बन जाता था। अब क्या होता था कि अब स्पेसिफिकली अपॉइंट किया जाएगा तभी वो बनेगा। इससे क्या हुआ? इससे सिविल और मिलिट्री कंट्रोल का रोल्स और क्लियर मतलब किया गया। फीचर पाए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की टंका इंडिया देगा। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटेन में बैठा था, वो अब इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट सुपरवाइज करता था। इस एक्ट ने बोला इनके मेंबर और इनकी स्टाफ की सैलरी भारत के रेवेन्यू से दिया जाएगा। ये इसका फिफ्थ फीचर है। भाई सोचो, इंडिया के पैसों से लंदन के लोगों को टंका मतलब सैलरी दिया जा रहा है। टंका मतलब सैलरी दिया जा रहा है। कंपनी राज कर रही थी पर कॉस्ट भारत वासियों से लिया जा रहा था। ये थे इसके कुछ फीचर जो कि आपके लक्ष्मीकांत में लिखा है। मैं उसी को समझा रहा हूँ। आप बुक खोल के, चाहे 6th एडिशन हो 7th एडिशन हो, बस आप सुनते रहिए, आपको सारी चीज़ मैं क्लियर करके दूंगा। तो एक फीचर के समझते हैं, मतलब क्विक रिवीजन करते हैं। कॉर्निवल से ओवर राइट पावर मिल गया। अब सब फ्यूचर गवर्नर जनरल के पास ये पावर हो गई। बॉम्बे और मद्रास अंडर कंट्रोल आ गए गवर्नर जनरल के, मतलब ऑफिशियली स्ट्रांग हो गए। कंपनी के मोनोपोली 20 साल की और एक्सटेंड कर दिया गया। कमांडर इन चीफ का पोस्ट काउंसिल के मेंबर जब स्पेसिफिकली बनाए जाएंगे तभी वो कंट्रोल में आएंगे। और सैलरी जो है अब इंडिया के रेवेन्यू से आएगा। मतलब इंडिया से जो रेवेन्यू आएगा उसी से सैलरी दिया जाएगा। वाई इज दिस एक्ट इम्पोर्टेंट? इसने ब्रिटिश क्राउन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल और ज्यादा स्ट्रांग किया। कंपनी के राज को कंपनी के जो राज को लीगल सपोर्ट मिला। मोनोपोली एक्सटेंड हो गई क्योंकि 20 साल के लिए। सेंट्रलाइजेशन बढ़ा। सब पावर गवर्नर जनरल के हाथ में कंसोलिडेट हो गया क्योंकि ऑफिशियली अब तो मद्रास एंड बॉम्बे कंट्रोल करता है। इसने इसने एक बेस बनाया, फ्यूचर चार्टर एक्ट 1833 और 1853 के लिए। अब हम पढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। जब दुनिया को भारत के बाजार की चाबियां मिल गई। बैकग्राउंड क्या हुआ था? क्या हो रहा था 1793 के बाद? 1793 के बाद 1793 के बाद 20 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया में ट्रेड का राज रखा। लेकिन ब्रिटेन के पास अपने मर्चेंट यानी प्राइवेट बिजनेस परेशान हो रहे थे क्योंकि मोनोपोली किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। तो जो वहाँ के प्राइवेट मेंबर थे वो भी परेशान हो रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई मुझे भी ट्रेड करने का परमिशन दो इंडिया में। तो वहाँ के लोग बोले सिर्फ कंपनी ही क्यों कमाए, हमें भी इंडिया में बिजनेस चाहिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट पे प्रेशर आया। इसीलिए 1813 में कंपनी को मोनोपोली पे पहला बड़ा अटैक हुआ। चार्टर एक्ट ऑफ 1830, इंडिया का मार्केट खुला सबके लिए। तो इसका फीचर वन क्या कहता है? कंपनी का ट्रेड मोनोपोली तोड़ दिया गया। पार्शली पार्शली है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया के अंदर का ट्रेड था उस पे मोनोपोली खत्म कर दी गई। अब सारे ब्रिटिश मर्चेंट इंडिया में ट्रेड कर सकते थे। बट टी ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड मोनोपोली कंपनी का अभी भी बना था। मतलब इंडिया का मार्केट ब्रिटिश प्राइवेट ट्रेडर के लिए तो खोल दिया गया था, पर कुछ पोर्टफोलियो एरियाज पे अभी भी कंपनी का राज बना हुआ था। जैसे इंडिया में टी के साथ ट्रेड करना और चाइना के साथ ट्रेड करना, इस पे कंपनी का अभी भी मोनोपोली बना था। बाकी तो प्राइवेट के लिए खोल दिया गया था। फीचर टू, ब्रिटिश क्राउन का राज से साफ किया गया।
एक्ट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है, इंडिया में जो भी टेरिटरीज हैं उन पे सॉवरेनिटी ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं, ब्रिटिश क्राउन की है, मतलब डायरेक्ट ब्रिटेन की है। मतलब कंपनी सिर्फ एक मैनेजर थी, मालिक तो ब्रिटेन का किंग या तो क्वीन था। फीचर 3, क्रिश्चियन मिशनरीज वेलकम टू इंडिया। अब तक क्रिश्चियन मिशनरीज को ऑफिशियली एंट्री इंडिया में नहीं मिली थी। इस एक्ट ने बोला क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में आने दो ताकि लोगों को रिलीजियसली और मोरल अपलिफ्टमेंट के मिले। इनका काम क्या था? ब्रिटिश के लोगों को क्रिश्चियनिटी का ज्ञान देना, स्कूल्स और चर्चेस बनाना, मॉरल टीचिंग स्प्रेड करना। ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेप था क्योंकि लोगों को अपने रिलीजन्स में इंटरफेरेंस महसूस हुआ था। फीचर 4, वेस्टर्न एजुकेशन की बुनियादी रख दी गई। एक्ट ने बोला भारत में वेस्टर्न स्टाइल की एजुकेशन को प्रमोट करो। तो ये सब था 1833 के बाद ही सब हुआ था। पहली बार एजुकेशन ऑफिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंसर्न बना और कहा गया मॉडर्न स्कूल खोलने चाहिए, साइंस लिटरेचर और इंग्लिश एजुकेशन देनी चाहिए। इस एक्ट के बेस पर आगे मैकॉले की माइन्यूट ऑन एजुकेशन 1835 आया था। ये याद रखना, माइन्यूट ऑन एजुकेशन ऑफ 1835 आया था, मैकॉले की कमिटी एक थी। फीचर 5, लोकल गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का पावर। एक्ट ने क्या बोला? इंडिया के जो लोकल गवर्नमेंट थे, और लोकल गवर्नमेंट मतलब जो राजा रजवाड़े लोग थे, वो टैक्स लगा सकते हैं लोगों पे, मतलब कॉमन लोगों पे। मतलब अब यहाँ के जो लोकल मतलब सरकार थी या फिर राजा महाराजा थे, उनको टैक्स लगाने का पावर मिल गया। और अगर कोई टैक्स नहीं तो उसको पनिशमेंट भी दे सकते हो। ये ये एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी, मतलब अब लोकल सरकार अपने पैसे कलेक्ट कर सकती थी और लोकल मतलब लॉ भी इन्फोर्स कर सकती थी, मतलब यहाँ पे जो लोकल रियासतें थी। समरी पढ़ते हैं जैसे, कंपनी का मोनोपोली अबॉलिश कर दिया गया, सिर्फ टी के साथ और चाइना के साथ बचा रहा। सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन जो था वो हरदम प्रूफ करता था कि भाई देखो मालिक मैं हूँ, तुम सिर्फ एक मैनेजर हो, कंपनी से चलाई जाती है, सिर्फ मैनेजर का काम तुम्हारा है। मिशनरीज अलाउ किए गए, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया, टैक्स बाय द लोकल। यही सब था इस पूरे फीचर में। अब ये एक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इंडिया का मार्केट ओपन हो गया, पहली बार प्राइवेट ट्रेड लीगल हो गया, कंपनी का राज ग्रेजुअली वीकेंड होने लगा, क्राउन का कंट्रोल स्ट्रांग हुआ। एजुकेशन और मिशनरीज की एंट्रीज से इंडिया सोसाइटीज में कल्चर इम्पैक्ट हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया, लोकल टैक्स अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम पढ़ते हैं एपिसोड 8, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। जब भारत एक राज्य बन गया और कॉम्प्लेक्स सॉरी और कंपनी एक नौकर। क्या बना? भारत एक राज्य बन गया और कंपनी एक नौकर बन गया। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बोला गया। बैकग्राउंड क्या हुआ? 1813 के बाद 20 साल में क्या बदला? कंपनी अब कमर्शियल पावर से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन रोल प्ले कर रही थी। बोले तुम कंपनी वंपनी मत संभालो, तुम सिर्फ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रोल करो। ब्रिटिश पार्लियामेंट चाह रहे थे कि इंडिया को एक सेंट्रलाइज यूनिट बनाया जाए और इस एक्ट ने पूरा सिस्टम कम्प्लीटली सेंट्रलाइज कर दिया गया। चार्टर ऑफ टॉप 1833 फीचर एक एक करके मजेदार स्टाइल में समझते हैं। फीचर 1 क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मिल गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये एक्ट ने बोला बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बनेगा। मतलब ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 याद रखने कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो चार्टर ऑफ 1833। उसके पास सिविल और मिलिट्री पावर दोनों होंगे। एंटायर ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी उसके कंट्रोल में आएगी क्योंकि वो इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया था। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। भाई, इससे इंडिया में एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी का जन्म हुआ, पहली बार पूरा देश एक कमांड के अंडर आ गया। फीचर 2, बॉम्बे एंड मद्रास लेजिस्लेचर पावर छीन ली गई। पहले क्या होता था, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर के पास भी लॉ बनाने का अधिकार था, पर अब सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा। इसका सेकंड फीचर है। इम्पोर्टेंट बात यह है, पहले जो लॉ बनाते थे उन्हें बोला जाता था रेगुलेशन, अब नए लॉ जो बनेंगे उसे एक्ट बोला जाएगा। ये भी इसमें चेंज आया था, मतलब अब से लॉ मेकिंग एक सेंट्रलाइज बॉडी के हाथ में थी। फीचर 3, कंपनी का व्यापार खत्म, सरकार का मशीनरी बचा। सबसे बड़ा झटका, ईस्ट इंडिया कंपनी अब बिजनेस नहीं करेगी, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी। अब कंपनी सिर्फ ब्रिटिश क्राउन के नाम पर भारत पे राज चलाने वाली बॉडी थी।
इसको बोला गया टेरिटरी हेल्ड इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी ही इज हायर एंड सक्सेसर, मतलब कंपनी अब मालिक नहीं सिर्फ नौकर बन गई। फीचर 4, सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन और इंडिया को मौका, इंडियंस को मतलब मौका। इस एक्ट ने एक रेवोल्यूशनरी आइडियाज प्रपोज किया, सिविल सर्विस में ओपन कंपटीशन होगा और इंडियन को भी मौका मिलेगा। बड़ा जबरदस्त प्रिंसिपल था। कोई भी क्वालिफिकेशन रखता, चाहे वो इंडियन हो या ब्रिटिश, वो अप्लाई कर सकता था। बट क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसे अपोज किया और ये प्रोविजन कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर मतलब कंपनी के जो मालिक लोग थे, मतलब जो कंपनी का सारा काम संभालते थे, एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि अगर इंडियंस आ जाएंगे तो उनको तो थोड़ा बुरा ही लगेगा, क्योंकि वो ब्रिटेन लोग थे कि भाई इसमें इंडियन आ जाएंगे, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। इसीलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने सपोज कर दिया और कभी इम्प्लीमेंट होना है भाई, पेपर पे तो लिख दिया गया, पर ग्राउंड रियलिटी में इंडियंस को कभी चांस ही नहीं मिला। तो इससे हम एक समरी को फॉर्म में समझते हैं, गवर्नर जनरल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सेंट्रलाइज लॉ मेकिंग हो गया, क्योंकि अब एक्ट बोला जाने लगा, ना कि रेगुलेशंस। एंड ऑफ कंपनी बिजनेस खत्म कर दिया गया, क्योंकि अब वो फेयरली एडमिनिस्ट्रेशन पावर बन गया। सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कर दिया गया। अब ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया पहली बार एक सेंट्रलाइज पॉलिटिकल यूनिट बना, ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल इमेज टोटली खत्म हो गई, ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। सिविल सर्विस में मेरिट सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया, जिसका इम्प्लीमेंटेशन बाद में हुआ, लेकिन मेरिट सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो आ ही गया था। अब एपिसोड 9, चार्टर ऑफ 1853। ये लास्ट चार्टर है, 1853, जब कंपनी का टाइम टेबल खाली छोड़ दिया गया। बैकग्राउंड क्या हुआ था, क्यों ये एक्ट इतना स्पेशल था? 1833 तक कंपनी का बिजनेस बंद हो गया था और वो एक सरकारी आदमी बन गया था। अब 1853 में का ब्रिटेन चाह रहा था कि पूरा सिस्टम एक मॉडर्न पार्लियामेंट जैसा बनाया जाए। इस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, सिविल सर्विस रिफॉर्म और लोकल रिप्रेजेंटेशन जैसे रिवोल्यूशनरी चीजें इंट्रोड्यूस की। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 फीचर एक एक करके मजेदार तरीके से पढ़ते हैं। फीचर 1 क्या है? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग अलग, फर्स्ट टाइम, पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर काम अलग कर दिया गया है। 6 नए मेंबर अपॉइंट किए गए हैं, जिन्हें बोला गया लेजिस्लेचर काउंसलर। इन्होंने मिल के बनाई इंडिया मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल। ये एक मिनी पार्लियामेंट जैसा काम करता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसे प्रोसीजर होते थे, डिस्कशन होते थे, वोटिंग होते थे, लॉ मेकिंग होते थे, सब कुछ प्रॉपर तरीके से होता था। भाई पहली बार लॉ मेकिंग एक अलग फंक्शन माना गया। सेकंड फीचर क्या हुआ? सिविल सर्विसेज अब सबके लिए ओपन कंपटीशन होगा। इस एक्ट ने ऑफिशियली बोला सिविल सर्विस में सिलेक्शन ओपन कंपटीशन के थ्रू होगा। इससे पहले वाले तो अपोज कर दिए थे, इस बार लेकिन नहीं, इस बार बोले कि भाई ये तो ओपन कंपटीशन होगा। सबसे बड़ी बात, अब इंडियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। कन्वेंटेंट सिविल सर्विसेज जो टॉप पोस्ट के लिए थी, भी ओपन हो गई। इसके लिए मकौले कमेटी बनाई गई थी 1854 में, जिसने रेकमेंड किया था एग्जाम होने चाहिए मेरिट के बेस पे। तो याद रखना, मैकॉले सिविल सर्विसेज जो कि 1854 में बना था। यही सिस्टम बाद में आईसीएस बन गया, इंडियन सिविल सर्विसेज का बेस बना। फीचर 3, कंपनी के रूल्स की टाइम लिमिट नहीं दी गई। पहले चार्टर एक्ट में क्या होता था, 20-20 साल के लिए कंपनी का रूल्स रिव्यू होता था, लेकिन 1853 पार्लियामेंट में कोई मतलब लिमिट नहीं दी, मतलब अब जब चाहे कंपनी का रूल खत्म कर देंगे। ये क्लियर वार्निंग थी, तुम अब एक कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं हो बल्कि एक टेम्पररी केयर टेकर हो। फीचर 4, लोकल रिप्रेजेंटेशन पहली बार क्या हुआ, लेजिस्लेचर काउंसिल में कुछ मेंबर्स भारत के प्रोविंस से नॉमिनेट हुए। ये भी याद रखना, लोकल रिप्रेजेंटेशन पहली बार हुआ फीचर 4 में। आउट ऑफ 6 लेजिस्लेचर मेंबर, 4 वेयर नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। बॉम्बे हो गए, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, आगरा हो गया। मतलब पहली बार इंडियन या उनके रिप्रेजेंटेशन का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लेजिस्लेचर में आया। समरी क्या हुआ, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूशन का सेपरेशन हो, सिविल सर्विसेज ओपन कॉम्पिटिशन से होगा, नो टाइम लिमिट फॉर द कंपनी, कभी भी तुमको हटा सकते हो। और लोकल रिप्रेजेंटेशन, बस इतना याद रखना। फर्स्ट फॉर्मल लेजिस्लेचर बना, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये फर्स्ट टाइम लेजिस्लेचर बनी इंडिया में। सिविल सर्विसेज के लिए मेरिट बेस्ड हो गई, कंपनी का रूल्स एक्सपायर डेट हटा दिया गया, अब क्राउन का सिग्नल था। लेजिस्लेचर ने इंडियन प्रोविंस को रूल्स पहली बार इंक्लूड किया, जैसे उसमें बोला ना कि बॉम्बे, मद्रास एंड आगरा वाले सबको मतलब इंक्लूड कर लिया गया, ये पहली बार ऐसा हुआ।
तो हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। अगर कुछ आप लोग का सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।